हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज तुर्की और इजराइल के ताल्लुक़ के बारे में अहम खबर है। दोनों ने कई बरसों के बाद एक दूसरे मुल्कों में एम्बेसडर तैनात करने का फ़ैसला किया है। ऐसा लगता है कि 2023 में तुर्की में होने वाले इलेक्शन से पहले एर्दोगान और मुल्क की खस्ता हालत इकॉनमी को संभालने के लिए हर तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने हाल ही में सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से नाराज़गी ख़त्म करके ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की थी। अब वो इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करते हुए गोलमोल तरीके से कह रहे हैं कि हम फ़िलिस्तीन को नहीं भूले हैं। अब उनका कहना है कि तुर्की इजराइल से एम्बेसडर की सतह पर सीधे तौर पर फ़िलिस्तीन का मामला उठा सकेगा। अब से पहले ऐसा ही कुछ कहने वाले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नुमाइंदों और सऊदी अरब के जर्नलिस्ट मोहम्मद सऊद को फ़िलिस्तीनी लोगों ने जेरूसलम में मस्जिद अल अक्सा से धक्के देकर बाहर किया था। दिलचस्प बात यह है कि रजब तैयब एर्दोगान एक तरफ मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते हैं और दूसरी तरफ क़िबला अव्वल मस्जिद अल अक्सा पर कब्ज़ा करने वाले इजराइल से ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं। 2 दिन पहले ही एर्दोगान ने नॉर्थ सीरिया में फौजी कार्रवाई शुरू की है। सीरिया और इराक में दाइश के टेररिस्ट को सपोर्ट करने के मामले में तुर्की और इजराइल एक साथ रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि तुर्की के इस फैसले पर वहां की सरकार का क्या कहना है, जबकि दूसरी तरफ इजराइल तुर्की से ताल्लुकात बेहतर करके क्या कुछ हासिल करना चाहता है। इस एपिसोड में तुर्की और इजराइल के मीडिया से सभी इंफॉर्मेशन ली गई है। आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। तुर्की की राजधानी अंकारा से खबर है कि तुर्की और इजराइल ने 17 अगस्त को लंबी मुद्दत तक तनाव के बाद ताल्लुकात को पूरी तरह से नॉर्मल करने के लिए एक दूसरे मुल्कों में एम्बेसडर्स तैनात करने के फैसले का ऐलान किया है। तुर्की के अखबार डेली हुर्रियत के मुताबिक फॉरेन मिनिस्टर मेवलूत चावुशोग्लू ने कल अंकारा में किर्गिज फॉरेन मिनिस्टर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इजराइल से पॉजिटिव पहल आई है और हमने भी तेल अवीव में एम्बेसडर तैनात करने का फैसला किया है। एम्बेसडर की तैनाती के लिए सरकारी प्रोसेस हमारे प्रेसिडेंट के जरिए डिक्री जारी किए जाने के बाद शुरू होगा। चावुशोग्लू के बयान से ठीक पहले तेल अवीव ने प्राइम मिनिस्टर यायर लैपिड के ऑफिस से अंकारा में एम्बेसडर तैनात करने के इजराइल के फैसले का ऐलान किया। बयान में कहा गया है कि ताल्लुकात की सतह बढ़ाने से दोनों मुल्कों के लोगों के बीच ताल्लुकात को गहरा करने, फाइनेंशियल, कारोबार और कल्चरल ताल्लुकात को बढ़ाने और इलाकाई स्टेबिलिटी को मजबूत करने में मदद मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर ने इस डिप्लोमेटिक कामयाबी की तारीफ करते हुए कहा है कि वे इस फैसले को इलाकाई स्टेबिलिटी के लिए अहम बुनियाद और इजराइल के शहरियों के लिए बहुत अहम इकोनॉमिक खबर के तौर पर देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर यायर लैपिड ने तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान के साथ फ़ोन पर बात की, जिसके दौरान उन्होंने रजामंदी जाहिर की कि इस कदम से ख़ास तौर पर कॉमर्स और टूरिज्म के मैदान में कई कामयाबियां मिलेंगी। एर्दोगान के ऑफिस ने कहा है कि फ़ोन कॉल के दौरान उन्होंने परमानेंट बुनियाद पर और आपसी सेंसिबिलिटी यानी संवेदनशीलता को इज्जत दिए जाने की बुनियाद पर तुर्की और इजराइल के बीच कोऑपरेशन और बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सपोर्ट जाहिर की है। तुर्की और इजराइल ने 2018 में अपने एम्बेसडर्स को उस वक्त वापस बुला लिया था जब इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेज ने अमेरिका के जरिए अपनी एम्बेसी को तेल अवीव से यरूशलेम में शिफ्ट करने के अमेरिकी फैसले की मुखालिफत करने वाले दर्जनों फिलिस्तीनियों को मार डाला था। दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात पिछले 10 बरस में लंबी मुद्दत से खराब रहे हैं। पहले दावोस में उठे टकराव और उसके बाद होने वाले इजरायली कमांडो के जरिए मावी मरवरा वाक़े में 10 तुर्की के शहरियों का कत्ल किया जाना की वजह से क्राइसिस पैदा हो गया था। ये वाक़या उस वक्त पेश आया था जब तुर्की का एक जहाज़ मदद लेकर गाज़ा जा रहा था, जिस पर इजरायली फ़ौज ने हमला कर दिया था। तुर्की का फॉरेन मिनिस्टर मेवलूत चावुशोग्लू ने बताया कि तुर्की और इजराइल ने हाल ही में इजराइल में नई सरकार बनने के बाद ताल्लुकात को नॉर्मल करने का प्रोसेस शुरू किया था। मार्च में इजराइल के प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग के तुर्की के दौरे ने दो तरफा ताल्लुकात में एक अहम मोड़ पैदा किया, जिसके बाद चावुशोग्लू इजराइल गए और इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर यायर लैपिड ने
तुर्की का दौरा किया। याइर लैपिड और नफ्ताली बेनेट ने मिलकर बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार गिरने के बाद सरकार बनाई थी। मौजूदा प्राइम मिनिस्टर याइर लैपिड उस वक्त इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर थे। मेवलूत चावुशोग्लू ने कल अंकारा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जैसा कि याद किया जा सकता है, हमने लैपिड के साथ इसी हाल में एम्बेसडर्स की तैनाती के लिए काम शुरू करने के फैसले का ऐलान किया था। एम्बेसडर की तैनाती हमारे दोतरफा ताल्लुकात को और बढ़ाने में अहम रोल निभाएगी। दोनों मुल्कों ने पहले ही सिविल एविएशन यानी मुसाफिर जहाज़ों के आने जाने के बारे में समझौते पर दस्तखत किए हैं और सितंबर की शुरुआत में जॉइंट इकोनॉमिक कमेटी की मीटिंग होगी। फिलिस्तीन का जिक्र करते हुए तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि एम्बेसडर की तैनाती से फिलिस्तीन और यरूशलेम के हालत पर अंकारा के पैगामों को सीधे तेल अवीव तक पहुंचाने का मौका मिलेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि तुर्की फिलिस्तीन मामले को बहुत अहमियत देता है। हम फिलिस्तीन कॉज से हार नहीं मान रहे हैं। हमारे पैगामात को सीधे एम्बेसडर के जरिए जाहिर किया जाना अहम है। उधर आज टाइम्स ऑफ इजराइल में सीनियर डिप्लोमेटिक रिपोर्टर लेजर बर्मन ने बहुत ही अहम आर्टिकल लिखा है, जिससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि आखिर इजराइल तुर्की के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने को अहमियत क्यों दे रहा है और ये उसके लिए इस वक्त क्यों अहम है। उन्होंने कहा है कि नए हालात में तुर्की और इजराइल टिकाऊ ताल्लुकात बनाना चाहते हैं जो इस इलाके को नई शक्ल दे सकते हैं। उन्होंने कहा है कि लंबे वक्त से जारी सुलह की कोशिश कामयाब नतीजे तक पहुंच गई है क्योंकि दोनों मुल्क एम्बेसडर्स की अदला बदली के लिए राजी हो गए हैं। उनके मुताबिक ये एक बड़ा कदम है जिसका मिडिल ईस्ट पर अहम असर होगा। टाइम्स ऑफ इजराइल के डिप्लोमेटिक रिपोर्टर का कहना है कि 2 साल से ज़्यादा की पेशरफ्त के बाद तुर्की के जरिए मुल्क से बाहर जाते हुए इजराइल के एम्बेसडर को बेइज्जत करने के 4 साल बाद इजराइल और तुर्की ने पूरे डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बहाल करने के लिए रजामंदी जाहिर की है। आपको याद दिला दूं कि मई 2018 में गजा पट्टी बॉर्डर पर हुई खतरनाक झड़पों के बाद इजराइल और तुर्की के बीच डिप्लोमेटिक झगड़ा बढ़ गया था, जिसमें तुर्की ने इजरायली एम्बेसडर को मुल्क छोड़ने के लिए कहा था। इजराइल के एम्बेसडर इवन नायह को इस्तांबुल हवाई अड्डे पर सख्त सिक्योरिटी जांच के दौरान जूते उतारने पड़े थे। उस वक्त तुर्की के मीडिया को इस वाक़े को फिल्माने के लिए बुलाया गया था, जिस पर इजराइल ने भी तुर्की के एम्बेसडर को वापस जाते हुए सिक्योरिटी चेक के नाम पर कपड़े उतरवा दिए थे। लेजर बर्मन का कहना है कि दोनों मुल्कों के जरिए एम्बेसडर तैनात करने के मायने ये नहीं है कि दोनों मुल्क हर मामले पर आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं, खासकर जब फिलिस्तीनियों की बात आती है। लेकिन इसका मतलब ये है कि दोनों मुल्कों के इंटरेस्ट्स को काफ़ी अहमियत की बुनियाद पर देखा जाएगा, क्योंकि दोनों मुल्क एक पॉजिटिव दोतरफा एजेंडे को आगे बढ़ाने का इरादा रखते हैं। इस फैसले पर रिएक्शन देते हुए इजराइल के एक थिंक टैंक मिटविम यानी इजरायली इंस्टीट्यूट फॉर रीजनल फॉरेन पॉलिसीज के प्रेसिडेंट निमरोद गोरेन का कहना है कि ये इख्तलाफात से निपटने के लिए मुल्कों की सलाहियत को जाहिर करता है और आपसी ताल्लुकात को बर्बाद किए बिना इख्तलाफ के लिए आउटलाइन तैयार करने के लिए, जैसा कि पिछले बरसों में हुआ है। अरब पार्टनर्स के साथ इजराइल के बढ़ते ताल्लुकात के साथ इस नए ताल्लुक में यरूशलेम और अंकारा दोनों के लिए बहुत दूर तक फ़ायदा होगा। लेकिन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पूरी तरह से नॉर्मल होने के नतीजे में मिडिल ईस्ट में गठबंधनों को फिर से बनाने की सलाहियत भी है, क्योंकि तुर्की बरसों तक इंटरनेशनल लेवल पर अलग थलग रहने के दौर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तुर्की और इजराइल ने 2010 में अपने एम्बेसडर्स को उस वक्त वापस बुला लिया था जब इजरायली फौजों ने गजा के लिए एक नाकाबंदी को ख़त्म करने की कोशिश के तौर पर तुर्की से आने वाले फ्लोटिला जहाज़ पर हमला किया था, जिसमें 10 तुर्की शहरी मारे गए थे और कई इजरायली फौजी जख्मी हुए थे। 2 साल बाद 2016 का मेल मिलाप एक बार फिर उस वक्त टूट गया जब तुर्की ने गजा बॉर्डर पर इजराइल फिलिस्तीन टकराव होने पर अपने एम्बेसडर को तेल अवीव से वापस बुला लिया। उस वक्त तुर्की और इजराइल के लीडर्स ने एक दूसरे की सख्त नुक्ताचीनी की थी और रजब तैयब अर्दगान ने इजराइल को बच्चों का कातिल कहा और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अर्दगान पर कुर्द शहरियों के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया। लेजर बर्मन का कहना है कि इजराइल के करीब आने से तुर्की को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। डिप्लोमेटिक तौर पर अलग थलग हालत से बाहर निकलने के अलावा तुर्की को गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट की सख्त ज़रूरत है। पिछले 5 वर्षों में इसके कुल गैर मुल्की रिसोर्सेज में तकरीबन 50% की कमी आई है और डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट
में 38% की गिरावट आई है। मार्च में तुर्की में महंगाई 24 साल में सबसे ज्यादा 80% पर पहुंच गई। लेजर बर्मन के मुताबिक इजराइल के साथ बहाल ताल्लुकात फॉरेन इन्वेस्टर्स को खामोश करने के लिए जरूरी नॉर्मल हालत का सही इशारा है। उधर इजराइल अपने तौर पर नेचुरल गैस को यूरोप तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन डालने के लिए एक रास्ते की तलाश कर रहा है। तुर्की के टेलीविजन TRT वर्ल्ड के एक्सपर्ट यूसुफ एरिम ने टाइम्स ऑफ इजराइल को बताया है कि तुर्क और तुर्की साइप्रस दोनों ने किसी भी तरह की पाइपलाइन को गर्मजोशी से देखा है। इजराइल इलाके में ईरानी सरगर्मियों से फिक्रमंद किसी भी दूसरे मुल्क के साथ सिक्योरिटी ताल्लुकात को बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है और अपनी एयरलाइनों को मुल्कों के बीच हवाई सफर के कारोबार का बड़ा हिस्सा हासिल करना चाहता है। इजरायली थिंक टैंक इजरायली इंस्टीट्यूट फॉर रीजनल फॉरेन पॉलिसीज के प्रेसिडेंट निम्रोद गोरेन का कहना है कि इजराइल और तुर्की के बीच ताल्लुकात की बहाली का इलाके पर असर होगा। उनका कहना है कि एक बार जब एम्बेसडर वापस आ जाते हैं तो ये दोनों मुल्कों के बीच स्ट्रेटेजिक बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए रास्ता हमवार करेगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का असर कम होने के साथ दूसरी ताकतें जो कि सभी इजराइल की दोस्त नहीं है खाली जगह को भर रही हैं। तुर्की के साथ नज़दीकी डिप्लोमेटिक ताल्लुकात इजराइल के लिए मिडिल ईस्ट को इस तरह से बनाने में मदद कर सकते हैं जो ज़्यादा फ़ायदेमंद हो या कम से कम खतरनाक हो। सीरिया इजराइल के बॉर्डर पर एक ऐसा मुल्क है जिसमें रूस और ईरान बड़े खिलाड़ी हैं। उसने लंबी मुद्दत से इजराइल के लिए सीरियस खतरों को बरकरार रखा हुआ है, लेकिन तुर्की वहाँ भी असर रखता है और वो ऐसे मुल्क में ईरानी मौजूदगी को कम देखना चाहता है जहां उसने हाल के बरसों में बड़ा फौजी ऑपरेशन चलाया था। इजरायली जर्नलिस्ट ने तुर्की के TRT के एक्सपर्ट यूसुफ एरिम के हवाले से कहा है कि मुझे लगता है कि सीरिया में कोऑपरेट करने के लिए दोनों मुल्कों के लिए बहुत गुंजाइश है। वे दोनों एक ही चीज़ चाहते हैं। आपने देखा कि तुर्की और इजराइल किन बुनियादों पर एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। इजरायली मीडिया में आए इस तबसरे से ये बात साफ है कि इजराइल अब हर वो काम करना चाहता है जिससे वो उसके मुताबिक बढ़ते हुए ईरानी खतरे से बच सके। तुर्की सीरिया में ईरान का असर कम करना चाहता है, ये बात भी साफ सामने आ गई है। हाल ही में तुर्की के जरिए एक बार फिर फौजी कार्रवाई करने का मकसद इजराइल के दुश्मन सीरिया और उसके साथ ईरान को कमजोर करना है, लेकिन यह देखना काफी अहम होगा कि क्या हकीकत में इजराइल और तुर्की अपना मकसद हासिल कर सकेंगे, जबकि इजराइल न सिर्फ ईरान बल्कि हिजबुल्लाह, हमास और जिहाद इस्लामी के पास मौजूद लाखों मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन ताकत से डरा हुआ है। अब ये समझना काफी आसान है कि रजब तैयब एर्दोगान किसके लिए काम कर रहे हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।